दोस्तों, आज हम एक ऐसी सच्ची क्राइम स्टोरी लेकर आए हैं जो न सिर्फ आपके दिल को दहला देगी बल्कि सिस्टम की सच्चाई को भी उजागर करेगी। ये कहानी है हरियाणा के भिवानी जिले के लोहारू तहसील में धानी लक्ष्मण गांव की मनीषा की। एक 19 साल की मासूम लड़की जिसका जीवन सादगी और सपनों से भरा था। लेकिन एक दिन वो अपने घर से निकलती है और उसकी जिंदगी का अंत इतना भयानक हो जाता है कि सुनकर शैतान भी कांप जाए। इस केस में इतने ट्विस्ट और टर्न्स हैं कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। क्या सच कभी सामने आएगा और क्या मनीषा को इंसाफ मिल पाएगा? अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाइए ताकि ऐसी सच्ची कहानियां आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए इस केस की गहराई में उतरते हैं और हर उस सवाल को उठाते हैं जिसे सिस्टम दबाने की कोशिश कर रहा है। मेरा नाम है निक और आप देख रहे हैं मनीषा के खून का राज। मनीषा, एक ऐसी लड़की जिसकी जिंदगी सादगी का दूसरा नाम थी। धानी लक्ष्मण गांव में उसका छोटा सा परिवार था। पिता संजय, दादाजी और कुछ रिश्तेदार। मनीषा की दुनिया बस घर, स्कूल और कुछ छोटे मोटे सपनों तक सीमित थी। वो किड्स केयर बाल विद्यालय में टीचर थी, जहां वो छोटे बच्चों को पढ़ाती थी। उसकी मुस्कान और शांत स्वभाव हर किसी को भा जाता था। गांव के लोग बताते हैं कि मनीषा कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करती थी। उसकी आंखों में भविष्य के सपने थे। वो नर्सिंग की पढ़ाई करना चाहती थी ताकि अपने परिवार और गांव का नाम रोशन कर सके। लेकिन किसे पता था कि ये सपने एक दिन खौफनाक हकीकत में बदल जाएंगे। 11 अगस्त 2025, एक सामान्य सा दिन। मनीषा सुबह सुबह तैयार होती है, अपने पिता से नर्सिंग कॉलेज में फॉर्म लेने की बात कहती है और स्कूल के लिए निकल पड़ती है। उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक था। उसने अपने पिता को बताया कि स्कूल के बाद वो पास के आइडियल इंटरनेशनल कॉलेज में एडमिशन फॉर्म लेने जाएगी। संजय को इस बात पर कोई शक नहीं था, क्योंकि मनीषा हमेशा अपनी हर छोटी बड़ी बात अपने परिवार से शेयर करती थी। लेकिन उस दिन वो आखिरी बार घर की दहलीज पार करती है। दोपहर 1:58 पे मनीषा का आखिरी डिजिटल सबूत सामने आता है। एक सीसीटीवी फुटेज जिसमें वो नर्सिंग कॉलेज की तरफ जाती दिखती है। ये फुटेज इस केस का इकलौता ठोस सबूत है। इसके बाद मनीषा जैसे हवा में गायब हो जाती है। शाम ढलने तक जब वो घर नहीं लौटती तो उसके दादाजी की चिंता बढ़ने लगती है। वो उस बस ड्राइवर के पास जाते हैं जिससे मनीषा रोज स्कूल आती जाती थी। ड्राइवर बताता है कि मनीषा स्कूल के बाद कॉलेज गई होगी, शायद इसलिए देर हो रही है। ये सुनकर दादाजी को थोड़ा सुकून मिलता है। लेकिन जब शाम 4:30 तक भी मनीषा नहीं लौटती तो वो संजय को फोन करते हैं। संजय उस वक्त काम पर थे। वो तुरंत अपनी बेटी की तलाश में निकल पड़ते हैं। शाम 6:15 पर संजय के फोन पर मनीषा का कॉल आता है। लेकिन 10 सेकंड की इस कॉल में सिर्फ सन्नाटा। कोई आवाज नहीं, कोई जवाब नहीं। फिर फोन स्विच ऑफ। संजय का दिल बैठ जाता है। वो तुरंत लोहारू से बस पकड़कर सिंघनी के आइडियल इंटरनेशनल कॉलेज पहुंचते हैं। वहां गार्ड से पूछते हैं, क्या कोई मनीषा नाम की लड़की आई थी? गार्ड साफ इनकार कर देता है। रिसेप्शन पर भी यही जवाब। लेकिन संजय की नजर एक अजीब बात पर पड़ती है। रिसेप्शन पर मौजूद लोग शराब के नशे में लग रहे थे। संजय तुरंत 112 पर पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस के साथ वो दोबारा कॉलेज पहुंचते हैं, लेकिन कॉलेज स्टाफ सीसीटीवी फुटेज दिखाने से मना कर देता है। संजय अपने चाचा के साथ लोहारू पुलिस स्टेशन जाते हैं और मनीषा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन पुलिस उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेती। कहते हैं, लड़की है, किसी के साथ भाग गई होगी या दोस्तों के साथ पिकनिक पर गई होगी, 1-2 दिन में लौट आएगी। संजय का दिल टूट जाता है। उनकी बेटी गायब है और पुलिस इस तरह की बातें कर रही है। निराश और हताश वो घर लौट आते हैं। अगले दिन 12 अगस्त को संजय फिर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। सारा दिन बहानेबाजी के बाद शाम 5:30 पर एएसआई शकुंतला उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करती है। लेकिन इसके बाद भी पुलिस की लापरवाही जारी रहती है। एएसआई शकुंतला कॉलेज जाकर सीसीटीवी फुटेज मांगती है, लेकिन कॉलेज स्टाफ फिर इनकार कर देता है। चौंकाने वाली बात यह कि पुलिस वहां से चुपचाप लौट आती है। न मनीषा के फोन की लोकेशन ट्रेस की जाती है, न कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए जाते हैं, न ही क्राइम सीन की जांच। 13 अगस्त को संजय के पास एएसआई शकुंतला का कॉल आता है। वो बताती हैं कि आइडियल कॉलेज से करीब 1 किलोमीटर दूर एक नहर के पास खेत में एक लड़की की लाश मिली है। संजय का दिल धक से रह जाता है। वो तुरंत उस जगह पहुंचते हैं और जो देखते हैं वो किसी भी पिता के लिए दुनिया का सबसे भयानक मंजर था। उनकी बेटी मनीषा की लाश खेत में पड़ी थी। चेहरा इस तरह गल चुका था जैसे उस पर एसिड डाला गया हो। दोनों आंखें गायब।
गर्दन लगभग अलग, सिर्फ कुछ इंच के हिस्से से शरीर से जुड़ी। जबड़ा साफ नजर आ रहा था। ये नजारा इतना खौफनाक था कि देखने वालों की रूह कांप गई। मनीषा की मौत की खबर गांव में आग की तरह फैल गई। लोग गुस्से में इकट्ठा होने लगे। सवाल उठने लगे, कौन है इस हैवानियत का जिम्मेदार? क्या मनीषा के साथ रेप हुआ? क्या ये मर्डर था? गुस्साई भीड़ को देखते हुए पुलिस ने जल्दी जल्दी उस एरिया को सील कर दिया और मनीषा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिवानी सिविल हॉस्पिटल भेज दिया। लेकिन लोग पुलिस की शुरुआती लापरवाही से नाराज थे। सबका कहना था, अगर पुलिस ने समय पर एक्शन लिया होता तो शायद मनीषा आज जिंदा होती। 14 अगस्त को भिवानी सिविल हॉस्पिटल से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और जो सामने आता है वो चौंकाने वाला है। डॉक्टर कहते हैं कि मनीषा की किडनी और इंटेस्टाइन में ऑर्गेनोफॉस्फोरस, एक कीटनाशक के निशान मिले हैं। रेप का कोई सबूत नहीं, क्योंकि न तो सीमेन मिला न ही बॉडी पर स्ट्रगल मार्क्स। पुलिस इस आधार पर केस को सुसाइड घोषित कर देती है। लेकिन ये रिपोर्ट परिवार और गांव वालों को बिल्कुल स्वीकार नहीं। मनीषा की बॉडी की हालत देखकर हर कोई यकीन करता था कि ये रेप और मर्डर का केस है। सलवार फटी थी, नारा खुला था, घुटनों पर गहरी चोटें थीं। फिर ये सुसाइड कैसे? लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है, धरने शुरू हो जाते हैं। हर कोई इंसाफ की मांग करता है। सरकार दबाव में आती है। कुछ पुलिस वालों को सस्पेंड और ट्रांसफर किया जाता है। इंटरनेट बैन कर दिया जाता है ताकि बात ज्यादा न फैले। 16 अगस्त को सरकार दूसरा पोस्टमार्टम रोहतक पीजीआई में करवाती है। लेकिन यह रिपोर्ट और भी विवादास्पद निकलती है। रोहतक पीजीआई की रिपोर्ट में कहा जाता है कि गले के निशान अनियमित हैं, शायद किसी जंगली जानवर ने काटा हो। चेहरे की हालत भी जानवरों की वजह से बताई जाती है। रेप का एंगल फिर नकार दिया जाता है क्योंकि सीमेन नहीं मिला। लेकिन यह रिपोर्ट कई सवाल खड़े करती है। भिवानी की रिपोर्ट में सलवार फटी और स्ट्रगल साइन होने की बात थी, लेकिन रोहतक में इसका जिक्र नहीं। भिवानी में कहा गया कि आंखें मिसिंग हैं, लेकिन रोहतक में लिखा कि कॉर्निया और प्यूपिल डिकम्पोज्ड हैं। अगर अंग थे ही नहीं तो डिकम्पोजिशन कैसे? भिवानी ने सिर्फ आधी किडनी और स्प्लीन भेजा, लेकिन रोहतक ने पूरी किडनी, स्प्लीन और यूट्रस तक को गायब बताया। सबसे हैरानी की बात, भिवानी से बॉडी वॉश्ड और प्लास्टिक में रैप करके भेजी गई थी, लेकिन रोहतक की रिपोर्ट में मिट्टी और घास पत्तियां मिलने की बात है। ये कैसे मुमकिन है? परिवार को यह सब सुनकर यकीन हो जाता है कि ये एक बड़ा कवर अप है। वो मनीषा का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर देते हैं। कहते हैं, जब तक कातिल नहीं पकड़े जाते हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। 18 अगस्त को पुलिस अचानक दावा करती है कि उन्हें मनीषा का लिखा एक सुसाइड नोट मिला है। लेकिन सवाल ये कि इतने दिनों बाद ये नोट कहां से आया? अगर पहले था तो छुपाया क्यों गया? नोट की हैंडराइटिंग इतनी साफ और कंपोज्ड थी, जैसे कोई आराम से बैठकर लिख रहा हो। सुसाइड नोट आमतौर पर जल्दबाजी और भावनात्मक उथल-पुथल में लिखे जाते हैं, लेकिन ये नोट बिल्कुल अलग था। लोग इसे सिस्टम की साजिश मानते हैं, किसी पावरफुल शख्स को बचाने की कोशिश। गांव वालों और परिवार का गुस्सा और बढ़ता है। धरने और तेज हो जाते हैं। आखिरकार हरियाणा के सीएम ट्वीट करते हैं कि केस की सीबीआई जांच होगी और एम्स में तीसरा पोस्टमार्टम होगा। लेकिन दोस्तों, क्या यह सच सामने लाएगा? क्योंकि अब तक की जांच में इतनी गड़बड़ियां हैं कि सच का बाहर आना लगभग नामुमकिन सा लगता है। जांच की खामियां और सिस्टम की नाकामी। चलिए, इस केस को और गहराई से समझते हैं। पुलिस की जांच में शुरुआत से ही ढेरों लूप होल्स हैं। आइए, एक एक करके देखते हैं। सीसीटीवी फुटेज की अनदेखी। पुलिस ने कॉलेज की सीसीटीवी फुटेज निकालने की कोई सख्त कोशिश नहीं की। कॉलेज स्टाफ बार बार मना करता रहा और पुलिस चुपचाप लौट आती है। अगर फुटेज समय पर देखा जाता तो शायद मनीषा के आखिरी पलों का सच सामने आ जाता। फोन ट्रेसिंग की कमी। मनीषा का फोन स्विच ऑफ था, लेकिन पुलिस ने न तो उसकी आखिरी लोकेशन ट्रेस की, न कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए, न ही आसपास के मोबाइल टावरों का डेटा लिया। ये तो जांच का सबसे बेसिक स्टेप है, लेकिन पुलिस ने इसे जरूरी नहीं समझा। क्राइम सीन का हैंडलिंग। क्राइम सीन को सही से प्रिजर्व नहीं किया गया। शराब की बोतल, टायर के निशान, मिट्टी के सैंपल, कुछ भी फॉरेंसिक टेस्ट के लिए नहीं लिया गया। मनीषा की जूतियां ऐसे पड़ी थीं जैसे किसी ने जानबूझकर फेंकी हों। पोस्टमार्टम में विरोधाभास। दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। भिवानी में सलवार फटी और स्ट्रगल साइन होने की बात थी, लेकिन रोहतक में इसका जिक्र नहीं। भिवानी में आंखें मिसिंग थीं, रोहतक में डीकम्पोज्ड। विसरा के सैंपल में भी गड़बड़ी। आधे अंग भेजे गए, लेकिन पूरी किडनी और यूट्रस गायब बताए गए। जानवरों की थ्योरी का झूठ। रोहतक की रिपोर्ट में कहा गया कि गले और चेहरे की हालत जंगली जानवरों की वजह से थी, लेकिन साइंटिफिकली ये मुमकिन नहीं। जानवर सॉफ्ट टिश्यू पहले खाते हैं, लेकिन यहां हार्ड बोन डैमेज हुए।
कपड़ों पर कोई सलाइवा या फटने के निशान नहीं। ये थ्योरी साफ तौर पर बनावटी लगती है। रेप के एंगल की अनदेखी। रेप को सिर्फ सीमेन न मिलने की वजह से नकार दिया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट साफ कहता है कि रेप का होना सीमेन की मौजूदगी पर निर्भर नहीं करता। मनीषा की सलवार फटी थी, नारा खुला था, घुटनों पर चोटें थीं। ये सारे स्ट्रगल साइन थे, फिर भी पुलिस ने इसे इग्नोर किया। जहर का एंगल और सवाल। पोस्टमार्टम में ऑर्गेनो फास्फोरस मिलने की बात कही गई, लेकिन क्राइम सीन पर न जहर की बोतल मिली, न रैपर, न कोई निशान। जहर खाने के बाद उल्टी, झाग या दस्त के निशान कपड़ों पर होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि खेतों में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशकों से ग्राउंड वाटर में ऑर्गेनोफास्फोरस आ सकता है, जो टेस्ट में दिख सकता है। फिर पुलिस का यह दावा कि मनीषा ने खुद जहर खरीदा, कितना सच है? सुसाइड नोट की सच्चाई। पुलिस का दावा है कि मनीषा का सुसाइड नोट मिला, लेकिन इतने दिनों बाद, और वो भी इतनी साफ हैंडराइटिंग में। सुसाइड नोट में आमतौर पर भावनात्मक उथल-पुथल झलकती है, लेकिन ये नोट ऐसा लगता था जैसे कोई आराम से लिख रहा हो। ये साफ तौर पर एक कवर अप की कोशिश लगता है। मनीषा के परिवार का दर्द। मनीषा का परिवार इस सदमे से उबर नहीं पा रहा था। संजय, जो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए दिन रात भटक रहे थे, अब उसकी लाश के साथ इंसाफ की जंग लड़ रहे थे। दादाजी, जो मनीषा को अपनी आंखों का तारा मानते थे, बार बार यही कहते थे, हमारी बच्ची ऐसी नहीं थी, वो कभी सुसाइड नहीं कर सकती। गांव के लोग, जो मनीषा को बचपन से जानते थे, उनके लिए यह यकीन करना मुश्किल था कि एक हंसमुख और मेहनती लड़की ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। मनीषा की मां, जो इस हादसे के बाद पूरी तरह टूट चुकी थी, बार बार एक ही सवाल पूछती थी, मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों हुआ? उसका कसूर क्या था? परिवार का गुस्सा और दर्द देखकर गांव वाले भी उनके साथ खड़े हो गए। धरने, प्रदर्शन और इंसाफ की मांग ने पूरे हरियाणा में हलचल मचा दी। लेकिन सिस्टम की चुप्पी और लापरवाही ने सबको निराश किया। सिस्टम की साजिश और कवर अप। इस केस में कई ऐसी बातें हैं जो साफ तौर पर सिस्टम की साजिश की ओर इशारा करती हैं। कॉलेज स्टाफ का शराब पीना, सीसीटीवी फुटेज न दिखाना, पुलिस की शुरुआती लापरवाही और पोस्टमार्टम में गड़बड़ियां, ये सब एक बड़े कवर अप की ओर इशारा करते हैं। लोग कहते हैं कि शायद कोई पावरफुल शख्स इस केस में शामिल है, जिसे बचाने के लिए सिस्टम हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। पुलिस की इंक्वेस्ट रिपोर्ट में शुरुआत में मर्डर और गलत काम की बात लिखी गई थी, लेकिन बाद में नैरेटिव पूरी तरह बदल गया। इंटरनेट बैन, पुलिस वालों के सस्पेंशन और सीबीआई जांच का वादा, ये सब सिर्फ जनता को शांत करने की कोशिश लगते हैं। लेकिन असल में जांच में कोई गंभीरता नहीं दिखी। क्राइम सीन पर मिली शराब की बोतल, टायर के निशान और मनीषा की जूतियों को इग्नोर कर दिया गया। मनीषा के दोस्तों, स्कूल स्टाफ या रिश्तेदारों से कोई पूछताछ नहीं की गई। साइंटिफिक गड़बड़ियां और सच का दबना। साइंटिफिकली भी इस केस में कई सवाल हैं। पोस्टमार्टम में डेथ का टाइम डाउटफुल है। साइंस कहता है कि डेथ के 2-3 घंटे बाद मक्खियां अंडे दे देती हैं, जो मनीषा की बॉडी पर मिले। लेकिन 24 घंटे बाद मैगेट्स बनने चाहिए थे, जो नहीं मिले। यानी डेथ 24 घंटे से कम समय पहले हुई थी। भिवानी का पोस्टमार्टम 14 अगस्त की शाम 7 बजे हुआ, मतलब डेथ 13 अगस्त की शाम 7 बजे के बाद हुई होगी। लेकिन रिपोर्ट में डेथ को 2-3 दिन पुराना बताया गया, जो बारिश के मौसम में तेज डिकम्पोजिशन को देखते हुए मुमकिन नहीं। बॉडी की हालत भी सवाल उठाती है। गर्दन और चेहरे को जानबूझकर डैमेज किया गया लगता है, ताकि स्ट्रेंगुलेशन का सबूत न मिले। हाइड बोन, जो गला घोंटने से टूटती है, पूरी तरह गायब थी। जानवरों की थ्योरी इसलिए फर्जी लगती है क्योंकि कपड़े बिल्कुल साफ थे, न फटे न सलाइवा। सलवार पर स्ट्रगल साइन थे, लेकिन घुटनों की चोटों वाली जगह सलवार साफ थी, यानी कपड़े बाद में पहनाए गए। जहर की थ्योरी भी कमजोर है। क्राइम सीन पर कोई बोतल या रैपर नहीं मिला। जहर खाने के बाद उल्टी या झाग के निशान कपड़ों पर होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि खेतों के पानी में ऑर्गेनोफास्फोरस हो सकता है, जो टेस्ट में दिख सकता है। फिर पुलिस का दावा कि मनीषा ने जहर खरीदा और बिल भी लिया, कितना विश्वसनीय है? जनता की आवाज और इंसाफ की मांग। मनीषा की मौत ने पूरे हरियाणा में हलचल मचा दी। गांव वाले, रिश्तेदार और आम लोग सड़कों पर उतर आए। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, मनीषा के कातिल कौन है? लोग पुलिस की लापरवाही से गुस्से में थे। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर मानिशा ट्रेंड करने लगा, लेकिन इंटरनेट बैन की वजह से आवाज दबाने की कोशिश हुई। लोग कहते थे कि अगर पुलिस ने शुरुआत में गंभीरता दिखाई होती तो शायद मनीषा बच जाती। परिवार ने मनीषा का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। उनका कहना था, जब तक कातिल पकड़े नहीं जाते, हम अपनी बेटी को विदा नहीं करेंगे।
धरने और प्रदर्शन इतने बड़े हो गए कि सरकार को सीबीआई जांच का वादा करना पड़ा। लेकिन क्या यह वादा पूरा होगा? क्योंकि अब तक की जांच में इतने लूप होल्स हैं कि कातिल को सजा दिलाना मुश्किल लगता है। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो अभी लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक लाइक हमें ऐसी सच्ची कहानियां सामने लाने की ताकत देता है। बेल आइकन दबाइए ताकि हर नई स्टोरी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। इस केस को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि मनीषा की आवाज हर कोने तक पहुंचे, क्योंकि इंसाफ की लड़ाई में आपका सपोर्ट बहुत मायने रखता है। इस केस का सच और सवाल। ये केस सिर्फ मनीषा की मौत की कहानी नहीं, बल्कि सिस्टम की नाकामी की कहानी है। पुलिस की लापरवाही, सबूतों की अनदेखी और पोस्टमार्टम में गड़बड़ियां, ये सब एक बड़े कवर अप की ओर इशारा करते हैं। सवाल ये है, कॉलेज स्टाफ ने सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दिखाया? पुलिस ने फोन की लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड्स क्यों नहीं चेक किए? क्राइम सीन पर मिले सबूतों की फॉरेंसिक जांच क्यों नहीं हुई? दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में इतने विरोधाभास क्यों? सुसाइड नोट इतने दिनों बाद कैसे मिला और उसकी हैंडराइटिंग इतनी साफ क्यों थी? क्या कोई पावरफुल शख्स इस केस में शामिल है जिसे बचाने की कोशिश हो रही है? ये केस एक क्लियर मर्डर लगता है जिसमें रेप या अटेम्प्ट टू रेप की प्रबल संभावना है। लेकिन सिस्टम की नेग्लिजेंस और मैनिपुलेशन ने इसे इतना जटिल बना दिया है कि सच का बाहर आना मुश्किल लगता है। कोर्ट में हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट आरोपी को मिलता है, और इस केस में लूप होल्स इतने हैं कि कातिल आसानी से बच सकता है। निष्कर्ष और यूनिक अपील। मनीषा की कहानी सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, बल्कि एक परिवार, एक गांव और पूरे समाज की इंसाफ की पुकार है। इस केस ने दिखाया कि सिस्टम कितना खोखला हो सकता है, लेकिन हम खून का राज के जरिए सच को सामने लाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कहानियां सामने आती रहें और इंसाफ की आवाज बुलंद हो, तो अभी लाइक दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि मनीषा की कहानी हर उस इंसान तक पहुंचे जो सच्चाई और इंसाफ में यकीन रखता है। बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि खून का राज सिर्फ कहानियां नहीं सुनाता, बल्कि सिस्टम की सच्चाई को बेनकाब करता है। इस केस में अगर कोई नया अपडेट आता है, जैसे सीबीआई जांच या तीसरा पोस्टमार्टम, तो हम आपके लिए उसे सबसे पहले लेकर आएंगे। तब तक के लिए सच्चाई की इस जंग में हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगली स्टोरी में। टेक केयर।